नमस्कार साथियों, कोजेंट आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2016 का प्रीवियस ईयर सीसैट का पेपर, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। 2 वीडियो इसमें आ चुके हैं ऑलरेडी। ये तीसरा वीडियो है। इसको 2016 के प्रश्न पत्र को हम लोग 4 वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता था, 1-1 घंटे का। तो इसको हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा छोटा कर देंगे वीडियो के लेंथ का, ठीक है, ताकि आप लोग सही से इसको देख सकें। ठीक, चलिए। तो 2016 का हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे थे। आइए इसमें देखते हैं अभी का इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो 52 नंबर तक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। ये हम लोग 53 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लैडर। इफ ही हैज टू क्लाइंब 4 स्टेप मोर टू रीच एग्जैक्टली द मिडिल स्टेप, हाउ मेनी स्टेप डज द लैडर हैव। कह रहा है एक व्यक्ति सीढ़ी के तल से पहले पायदान पर खड़ा है। सीढ़ी के तल से पहले पायदान पर खड़ा है। एक व्यक्ति अगर पहले पायदान पर खड़ा है, मान लेते हैं यहां पर खड़ा है, ये पहला पायदान है। अब बोला है कि ठीक बीच वाले पायदान तक पहुंचने के लिए अगर उसे 4 पायदान और चढ़ने पड़े, यानी ठीक बीच वाले पर पहुंच जाता है जब ये 4 पायदान और चढ़ता है। तो 1 पायदान, 2 पायदान, 3 और 4 पे जब ये पहुंचा तो बोला ये ठीक बीच वाले पे पहुंच गया, यानी ये ठीक बीच वाला है। इसको अगर हम लोग लिख दें मिडल, ये ठीक बीच वाला पायदान पर पहुंच चुका है। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है तो सीढ़ी में कितने पायदान है। तो सीढ़ी में कितने पायदान है? अगर ये ठीक बीच वाला है, ये ठीक बीच वाला पायदान है, उसके नीचे अगर 4 है तो उसके ऊपर भी 4 होगा, तभी तो ये ठीक बीच में आएगा, है ना। तो अगर उसके ऊपर भी 4 आएगा, नीचे भी 4 और ये ठीक बीच वाला, तो टोटल कितने हो गए? 4 4 8 1 9, यानी उस सीढ़ी में टोटल कितने पायदान होंगे? 9। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, 54, 55 और 56, 3 क्वेश्चन है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले डिड्यूस करते हैं कहां तक पहुंचता है। तो ये है कि when a 3 friends A, B and C met, it was found that each of them wore an outer garment of different color in random order. The garments are jacket, sweater and a tie. The colors are blue, white and black. Their surnames in random order are Ribeiro, Kumar and Singh. Further we look that, या further we know that. देखिए, तो 3 फ्रेंड्स जब मिलते हैं, 3 फ्रेंड्स मिलते हैं तो वो पाते हैं कि सभी जो है ना अलग अलग आउटर गारमेंट्स पहने हैं। वो सभी अलग अलग कलर का भी है और किसी का सरनेम रेबरो है, किसी का सरनेम कुमार है, किसी का सरनेम सिंह है। ठीक, और ये कुछ इंफॉर्मेशन, 6 इंफॉर्मेशन और नीचे दे रखे हैं। यहां से हम लोगों को स्टेटमेंट डिड्यूस करके बताना है कि सी का सरनेम क्या है। ठीक, व्हाट इज द कलर ऑफ द टाई, टाई का कलर क्या है, और हु और स्वेटर कौन पहना है। तो इसके लिए हम लोगों को एक टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। तो टेबल आइए बना लेते हैं। यहाँ पर ए, बी और सी, यही 3 दोस्त हैं। जब तीनों मिलते हैं कॉलम वाइज बना लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। और ऊपर में हम लोग यहाँ पर स्वेटर, टाई ये सब लिख देंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग ड्रेस पहने, क्योंकि देखे यहाँ पर है पहला स्टेटमेंट, नाइदर बी नॉर रिबिरो, ना तो बी ना ही रिबिरो ने स्वेटर पहना है, यानी बी का टाइटल रेबिरो तो नहीं है, ये भी कंफर्म हो गया। और स्वेटर का कलर भी कंफर्म हो गया कि व्हाइट है। तो सबसे पहले हम लोग स्वेटर ही लिखते हैं। यहाँ पे स्वेटर लिख दिया हमने, दूसरा हमने जैकेट लिख दिया, तीसरा हमने टाई लिख दिया, ठीक है। और स्वेटर का कलर हमें पता है कि व्हाइट है। ये पहले स्टेटमेंट से पता चल गया कि स्वेटर का कलर व्हाइट है, ठीक। और बी और रेबिरो ये दोनों ही स्वेटर नहीं पहने हैं, ठीक। तो रेबिरो तो क्लियर नहीं है, लेकिन बी पता है कि बी जो है ना स्वेटर नहीं पहना है। तो स्वेटर में क्रॉस लगा देते हैं, ठीक। आइए क्रॉस लगा दिए। अब जो अगला स्टेटमेंट है सी और टाई, सी जो है ना वो टाई पहना है। टाई कहां पे? यहाँ पे। ये सी पहन लिया। अगर ये सी पहन लिया तो ए और बी टाई नहीं पहना होगा, तो जैकेट पहना होगा बी, यानी बी जैकेट पहना होगा। यहां से क्लियर हो गया, ठीक। अब तीसरा स्टेटमेंट है सिंह गारमेंट्स वाज नॉट व्हाइट, जो सिंह का गारमेंट है वो व्हाइट नहीं है। तो सिंह का गारमेंट, अब बी जो है रेबिरो नहीं है, बी रेबिरो नहीं है। और सिंह का जो, सिंह का है, सिंह गारमेंट वाज नॉट व्हाइट, यानी सिंह ने स्वेटर नहीं पहना है। तो सिंह ने स्वेटर नहीं पहना है, तो ये दोनों, अगर ये इसने जैकेट पहन लिया, ये टाई पहन लिया, और ये बोला है कि सिंह का गारमेंट व्हाइट नहीं है, तो यानी ये स्वेटर नहीं पहना है। तो ये सिंह, सॉरी सिंह जो है ना, ये को मिटाना पड़ेगा। चलिए, अब ये बोला है कि जो सिंह है ना उसका जो गारमेंट है वो व्हाइट कलर का नहीं है,
अब सिंह का गारमेंट अगर व्हाइट नहीं है यानी स्वेटर वो नहीं पहना है, ठीक। तो स्वेटर कौन नहीं पहना है, बी नहीं पहना है, यानी बी का टाइटल सिंह है, यहां से ये क्लियर पता चला। तो अगर हम टाइटल भी, एक टाइटल के लिए अलग टेबल बनाना पड़ेगा, इसको लिख देते हैं सिंह, इसको लिख देते हैं कुमार, और इसको लिख देते हैं रेबेरो, ठीक। अब देखिए बी रेबेरो नहीं था, ये हम लोगों को पहला स्टेटमेंट से ही पता चला था। सी ने टाई पहना है, सी ने टाई पहना है, मार दिया हम लोगों ने, ठीक। अब बोला सिंह गारमेंट वाज नॉट व्हाइट, सिंह का गारमेंट जो है ना वो व्हाइट नहीं है, यानी सिंह ने स्वेटर नहीं पहना है, यही बोला है ना, सिंह गारमेंट वाज नॉट व्हाइट, जो सिंह है उसमें उसका व्हाइट गारमेंट नहीं है। तो व्हाइट किस किस ने पहना है, ए और बी ने, ए और सी में से कोई भी पहन सकता है, यानी बी जो है ना, बी व्हाइट नहीं पहना है, बी स्वेटर क्योंकि नहीं पहना है, तो स्वेटर व्हाइट कलर का है ना, तो स्वेटर अगर व्हाइट कलर का है, बी ने नहीं पहना है, और ये बोला है सिंह का जो है ना गारमेंट वो व्हाइट नहीं है, इसका मतलब बी क्या है, सिंह है, बी जो है ना वही सिंह है, ठीक, बी जो है ना वही सिंह है। चलिए अब अगला देखते हैं, कुमार डज नॉट वियर अ जैकेट, जो कुमार है वो जैकेट नहीं पहना है, तो जैकेट यहाँ पहना कौन है, जैकेट पहना है बी, यानी बी जो है ना वो कुमार नहीं है। वैसे भी देखिए ये अगर सिंह हो गया तो ए और बी जो है ना ये सिंह नहीं होगा, काट देते हैं इसको। कुमार कौन सा है, ये कुमार यहाँ है, ये कुमार अगर ये है, और क्या बोला है यहाँ पे, कुमार डज नॉट वियर अ जैकेट, कुमार जैकेट नहीं पहना हुआ है, जैकेट तो यहाँ बी पहना हुआ है, तो बी यानी कुमार नहीं है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। तो कुमार कौन सा हो गया फिर, तो कुमार हो सकता है या तो ए होगा, ए ने क्या पहन रखा है भाई, ए ने अभी तक पहना ही नहीं कुछ, बी ने केवल जैकेट पहना है और सी ने टाई पहना है, तो बी ने जैकेट पहना है और सी ने टाई पहना है, तो ए पहन रखा होगा ना जैकेट, ये जैकेट जो है ना, नहीं स्वेटर, स्वेटर, यानी यहाँ पर टिक करना पड़ेगा ए के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ए जैकेट, अगर ये बी जैकेट पहन लिया, सी ने टाई पहन लिया, तो बचा कौन सा, ए को पहनने के लिए स्वेटर, ए ने स्वेटर पहना होगा, है ना। और यहाँ पर बोला है कि कुमार डज नॉट वियर जैकेट, कुमार जैकेट नहीं पहना हुआ है, ठीक। तो जैकेट कौन पहना है, बी, यानी बी जो है कुमार नहीं है, ये पता चल गया यहाँ से। और कुछ पता चल रहा है क्या यहाँ से, कुमार डज नॉट वेयर अ जैकेट, तो जो जैकेट पहना है वो कुमार नहीं होगा, इतना ही पता चल रहा है, तो कुमार को काट दिया हम लोगों ने, ठीक है। यानी ये ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, इसमें कंफर्म नहीं है। चलिए अब बोला है कि रिबेरो डज नॉट लाइक टू वियर द ब्लैक कलर, जो रिबेरो है वो ब्लैक कलर उसको पसंद नहीं है, ठीक। अब ब्लैक कलर अगर रिबेरो को पसंद नहीं है, रिबेरो इसमें है कौन, तो बी नहीं है, खाली इतना पता चला था, ठीक है। तो रिबेरो कौन है वो अभी पता ही नहीं है, बस बी जो है ना वो रिबेरो नहीं है और बी कुमार भी नहीं है, तो बी कौन सा हो गया, सिंह हो गया, ठीक। तो इन दोनों के लिए अभी, उसके बाद देखिए, ईच ऑफ द फ्रेंड्स वोर ओनली वन आउटर गारमेंट्स, ओनली वन कलर, और हर एक फ्रेंड्स जो है ना केवल एक ही कलर का गारमेंट्स पहना है, ठीक, और केवल एक ही गारमेंट्स पहना है। तो इसमें मतलब हम लोग इसको कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, देखिए ये अगर जैकेट पहन लिया तो ये जैकेट नहीं पहना होगा, ये भी नहीं पहना होगा, और ये अगर स्वेटर पहन लिया तो ये स्वेटर नहीं पहना होगा, ये अगर मतलब कुमार जो है ना ये भी हो सकता है, ए भी, यानी कुमार इसमें भी कुमार हो सकता है और इसमें भी कुमार हो सकता है, और इसमें भी रेबिरो हो सकता है और इसमें भी रेबिरो हो सकता है, ठीक। यानी कुमार और रेबिरो में अभी कंफर्मेशन नहीं है, ठीक। चलिए अब आंसर करने का प्रयास करते हैं, यानी इस इंफॉर्मेशन से ये टेबल हमारे पास अभी तक में आया है। अब बोला है कि व्हाट इज द सीज सरनेम, सी का सरनेम बताओ, तो सी का सरनेम क्या आया, सी का सरनेम हमारे पास, सरनेम यहाँ पर सिंह तो नहीं है, ये कुमार और रेबिरो ये दोनों ही हो सकते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं कि सी का जो है ना वो हम लोग डिड्यूस नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ये दोनों ही आ रहे हैं, है ना, ये दोनों ही आ रहे हैं, तो इसको हम लोग डिड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगला बोला है व्हाट इज द कलर ऑफ टाई, टाई का कलर बताओ, तो टाई कौन पहना है भाई, अच्छा कलर भी नहीं बता पा रहे हैं हम लोग, है ना, केवल ये बता पाए कि ये जैकेट वाला है। अच्छा कलर वाले में था क्या कुछ, यहाँ ब्लैक कलर पे कमेंट था, तो एक बार इसको कंसीडर करते हैं, आइए देखिए, रेबिरो डज नॉट लाइक टू वियर ब्लैक कलर, रेबिरो इधर है ना, और रेबिरो ने क्या पहना है भाई, रेबिरो ने पहना है जैकेट, और जैकेट अगर ब्लैक कलर का नहीं है तो और कौन सा कलर है हमारे पास, कलर कौन सा है, ब्लू था, ब्लैक था और व्हाइट था, तो ये कौन हो जाएगा फिर, ये ब्लू हो जाएगा, यानी कलर पता चल गया है, ये ब्लू है, तो टाई कौन सा कलर हो जाएगा, व्हाइट ब्लू आ गया, तो एक और कौन सा बचा है, ब्लैक, तो ये ब्लैक हो जाएगा,
क्योंकि रिबेरो को ब्लैक पसंद नहीं था, तो यानी कि रिबेरो जो पहना होगा जैकेट वो ब्लू कलर का होगा फिर, है ना। तो यहां से ये पता चल गया कि ये जो है ना टाई जो है ना वो ब्लैक कलर का है, तो कलर ऑफ टाई पूछा है ना तो ब्लैक कलर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हु और द स्वेटर, स्वेटर कौन पहना है, तो स्वेटर तो ए पहना है ना, स्वेटर तो ए पहना है, तो ए, यानी ये तीन इसके चौबन के जो है ना, सी का सरनेम हमें पता नहीं है, यानी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, कुमार और रेबेरो दोनों हो सकता है, और टाई का जो कलर है वो ब्लैक आ गया है, और जो स्वेटर का कलर है वो ए आ गया है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को अगर टेबुलर फॉर्म में आप अच्छे से कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो आप बहुत ही इजीली इस तीनों क्वेश्चन का उत्तर कर पाएंगे। अगर इंफॉर्मेशन में ही आप उलझ जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बाकी थोड़ा टाइम तो इसमें लगेगा, बट टाइम आपको देना भी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं है, तीन क्वेश्चन है अपने आप में, है ना, 7.5 नंबर का सवाल है, तो अगर इसमें 2-3 मिनट जाता है तो कोई मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो टाइम इन्वेस्ट होगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक सादा पेज आ गया बीच में, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 56। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 57 करना है अब। ठीक, ये उसी का हिंदी में क्वेश्चन है। चलिए हिंदी मीडियम वाले इस क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सादा पेज आ गया है बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि ए बी किसी विशाल वृक्ष का ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर तना है, और ए वह बिंदु है जहां पर तने का आधार जमीन को छूता है। ठीक, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। ए बी इज द वर्टिकल ट्रंक ऑफ अ ह्यूज ट्री। ट्रंक क्या होता है, ट्रंक मतलब तना। ठीक है, तो ट्रंक जो है ना वो जो मेन लकड़ी होता है यूजेबल, ठीक है, वो होता है, तो इसका मतलब तना। ठीक, स्टेम। ए बी इज द वर्टिकल ट्रंक ऑफ अ ह्यूज ट्री, किसी ट्री का, ठीक है, एक ट्रंक है, अगर मान लेते हैं ये हमारा ट्री है, ठीक, तो ये ट्रंक है उसका, ट्री का, ए बी, इसको क्या मान लेते हैं, ए बी इज द वर्टिकल ट्रंक ऑफ ह्यूज ट्री, ए और बी। ठीक है, ए बीइंग द पॉइंट वेयर द बेस ऑफ द ट्रंक टचेस द ग्राउंड, नाम गलत लिख दिए भाई, बोला कि जहां पर बेस जो है ना ग्राउंड को टच करता है उसका नाम ए है, तो इसका नाम बी हो जाएगा। ठीक, वेयर द बेस ऑफ द टचेस द ग्राउंड ड्यू टू अ साइक्लोन द ट्रंक हैज बीन ब्रोकन एट सी। करा एक बार आंधी आई और आंधी आने की वजह से जो ये ट्रंक है यानी इस पेड़ का जो तना है वो सी पॉइंट पर से टूट गया। मान लेते हैं यहां से टूट गया, सी से, ये जो पॉइंट है सी, यहां से टूटा होगा। जो टूटता है कोई भी पेड़ तो गिरता है जमीन पे, तो गिरा होगा कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार गिरा होगा, है ना, इसी प्रकार गिरता है, जमीन पे गिरेगा ऐसे। ठीक, गिर गया भाई, जमीन पे गिरा दिया हमने। अब बोल रहा है विच इज, है ना, ड्यू टू अ साइक्लोन द ट्रंक हैज बीन ब्रोकन एट सी व्हिच इज अ हाइट ऑफ 12 मीटर्स, यानी जहां से टूटा है उसका जो हाइट है ग्राउंड से वो 12 मीटर है, यानी ये 12 मीटर है ए से सी का डिस्टेंस। ठीक है, अब बोला है ब्रोकन पार्ट इज पार्शियली अटैच टू द वर्टिकल पोर्शन ऑफ द ट्रंक एट सी। एक पार्शियली अटैच्ड यानी टूट के इसी में लटका हुआ है और जमीन को ऐसे छू गया, यानी हम लोगों ने बहुत ही सही डायग्राम बनाया है। अब बोला है इफ द एंड ऑफ द ब्रोकन पार्ट बी, जो टूटा है टूट करके ये जो बी वाला पार्ट है यही तो गिरा है ना ऐसे, तो जो बी टच ग्राउंड किया है, ग्राउंड को टच किया है वो डी पॉइंट पे गया, यानी इस ये जो बी है ना ऐसे गिरा है, तो ये जो पॉइंट है जहां पे गिरा है वो पॉइंट का नाम है डी, ऐसे गिरा है। अब बोला है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स फ्रॉम ए, जो कि ए से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, यानी ये जो डी है पॉइंट ये ए से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, यही सवाल बोला है। अब बोला है देन द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्रंक इज, ओरिजिनल हाइट क्या होगा ट्रंक का, यहां से लेके यहां तक, है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां 12 है, ये पता चल जाएगा तो हम लोग इसका ओरिजिनल हाइट बता पाएंगे। अब इसको पता करने के लिए क्या है, यही तो टूट करके लटका है ना ऐसे, यही तो टूट करके ऐसे लटका है यहाँ पे, है ना, यही चीज यहाँ टूट करके आया है, तो कुल मिला के इसका हाइट हम लोग को ढूंढना है। तो अगर इसका हाइट ढूंढना है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बन गया क्लास 10th। क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री के आगे हाइट एंड डिस्टेंस है उसका ये सवाल बन गया। अब ये देखिए इस तरह का सवाल वहां पर बहुत बहुत है उस चैप्टर में। ठीक है, तो अब ये क्लास 10th का सवाल बन गया इसको डिड्यूस करने के बाद। देखिए तो ये 12 है और ये 5 है। अभी तुरंत एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया तो शायद पिछले वीडियो में, ठीक है, इसी ईयर का 2016 का ही क्वेश्चन है वो। ठीक, उसमें मैंने आपको बताया कि 12 और 5 13 के साथ ट्रिपलेट बनाता है। ठीक है, तो यानी कि ये 13 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 13 मीटर। ठीक,
और जिनको ये बात नहीं पता है तो ये 90 डिग्री बना, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेनियस हमें निकालना है, ठीक। और इसी को ऊपर जोड़ देंगे तो ये पूरा हाइट मिल जाएगा हमें, है ना। तो इसको निकालने का तरीका होता है हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है? √p² प्लस का b², ठीक। तो इसमें आप 5 रखेंगे और यहाँ पर 12 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे 144 प्लस 25 होता है 169, 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, यानी ये 13 आ जाएगा। तो 13 को जब यहाँ रख देंगे आप तो ओरिजिनल हाइट कितना है? ये 12 है और ये 13 हो गया, 13 और 12 25 हो गया। तो कुल मिला के इसका ओरिजिनल हाइट कितना रहा होगा? 25 मीटर, ठीक है। तो 25 मीटर इसका उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। चलिए बनाते चलते हैं। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लेते हैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, 12 किलोमीटर। उत्तर ऊपर की तरफ होता है, नीचे साउथ, उधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ वेस्ट। चलिए अगला इसका अगला लाइन देखते हैं। 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 15 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर यहाँ से 15 किलोमीटर पूरब की ओर चल गया, 15 किलोमीटर। उसके बाद बोला है फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पूरब से सीधा पश्चिम, है ना, सीधा बैक हो गया और 19 किलोमीटर चला। तो 15 यहाँ तक वापस आया होगा, 4 और पीछे चला गया, है ना, यहाँ से यहाँ 4 होगा, यहाँ से यहाँ 4 हो गया, ठीक है। अब बोला है और तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब यहाँ तक 12 है तो यहाँ तो ये भी 12 होगा यहाँ तक, है ना। अब यहाँ से 15 वो पश्चिम चला है ना, 15 किलोमीटर दक्षिण चला है, यानी दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चला है। तो आइए 15 किलोमीटर चला देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 12 हो गया, तो ये 3 किलोमीटर होगा, है ना, ये हो गया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब बोला है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, तो यहाँ से कितना दूर है? देखिए कितना दूर है यहाँ से, यानी ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये अगर 3 है और ये कितना है? ये 4 है। फिर से वही, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, हाइपोटेनियस निकालना है, ये वाला हाइपोटेनियस निकालना है। तो ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 4 चौको 16, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। वैसे भी 3 4 5 जो है ना वो एक ट्रिपलेट बनाता है, तो 5 इसका उत्तर है। यानी प्रारंभिक बिंदु से अब वो कितना दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्यूब हैज ऑल इट्स फेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स। देखिए बहुत बार आपसे वादा किए हम क्यूब लेकर के आएंगे, आज फिर मैं क्यूब लेकर के नहीं आ पाया, भूल गया, ठीक। अब यहाँ सवाल फिर से क्यूब का आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही जूम करेंगे हम लोग, ठीक। तो कह रहा है किसी घन के सभी फलक, या क्यूब हैज ऑल द फेसेस पेंटिंग विद डिफरेंट कलर्स, इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइजेस सच दैट द साइड ऑफ अ स्मॉल क्यूब इज 1/4। यानी सीधी सी बात है, अगर साइड को हमें 1/4 कर देना है, तो अगर हम 4 सेंटीमीटर लेंथ वाला क्यूब लेते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट वाला, और उसका 1/4 कर देते हैं, यानी 1-1 सेंटीमीटर हो गया, यानी कुल मिला के ये बोला है कि 3 कट लगाना है, यानी 64 क्यूब में डिवाइड करना है, यानी 4x4 का क्यूब बनाना है। सिंपल सी बात। बिग क्यूब द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स with only one sides painted, with only one sides painted। इससे पहले जो हम लोगों ने सवाल किया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक क्यूब को हम लोग पेंट कर देते हैं, फिर काटते हैं और 64 इक्वल क्यूब में डिवाइड करते हैं। फिर पूछा था ये कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जिसमें किसी भी साइड से पेंटेड नहीं होगा, ठीक है, यानी जिसका कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगा, यही सवाल पूछा था। तो उसका उत्तर आया था 8, ठीक। अब इस सवाल में थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे बोला है केवल एक साइड पेंटेड होगा, ओनली वन साइड्स आर पेंटेड, ये बताओ, ठीक। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग फॉर्मूले से नहीं चलते हैं, हम लोगों ने जितना भी क्यूब का क्वेश्चन किया है, ठीक, उसको फील करके किया है। तो आज फिर वही करते हैं, एक क्यूब बनाते हैं, एक क्यूब बनाते हैं और क्यूब को डिवाइड करते हैं। ये हमारा क्यूब बन गया, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं चलिए, और बड़ा बनाते हैं। ये बना एक क्यूब। अब इसको अगर हम लोग कट लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, डिवाइड हो गया, इस वाला टुकड़ा हो गया, देखिए दिख रहा होगा, छोटे छोटे 64 क्यूब्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब बोला है जिसका एक साइड, केवल एक साइड पेंटेड है। अगर आप सारे कॉर्नर वाले को देखेंगे तो जो बिल्कुल कोना पे है इसका, तो ये भी साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, 3 साइड पेंट हो जाएगा।
और जो बिल्कुल एज पर बीचों बीच है, इसके ये भी साइड और ये भी साइड, इसका ये भी साइड ये भी साइड, और इसका फिर से तीनों साइड पेंट हो जाएगा, है ना। तो हमको वो वाला स्क्वायर लेना है या वो वाला क्यूब लेना है जिसका केवल एक साइड पेंट होगा। तो वो देखिए जो एकदम सामने से होगा, है ना। इसका अगर हम देखेंगे एकदम बीच वाला, ये चारों को अगर देख ले, ये चारों को अगर देख ले, ये चारों होंगे जिसके केवल बाहरी साइड पेंटेड होंगे, है ना, केवल बाहरी साइड। अंदर वाला एक भी साइड पेंटेड नहीं होगा क्योंकि कलर जो है ना ऊपर से किया गया है, तो अंदर तो कलर घुसेगा नहीं, है ना। तो ये कुल मिला के 4 इस सरफेस पे, 4 इस वाले सरफेस पे, 4 उधर वाले पे, 4 इधर वाले पे, और 4 नीचे वाले पे, 4 ऊपर वाले पे, 4 नीचे वाले पे, 4 चारों दीवार पे, है ना। इस तरह से अगर आप देखेंगे टोटल हमारे पास कितना सरफेस होता है, 6 होता है। हर एक सरफेस पर आपको 4-4 क्यूब ऐसे मिलेंगे जो केवल एक साइड यानी बाहर की तरफ से पेंटेड होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 6 गुना 4, क्योंकि हर एक सरफेस पर 4 ऐसा मिल रहा है जिसका केवल एक साइड पेंटेड है। और टोटल सरफेस कितना होता है क्यूब में, 6 होते हैं, तो 6 चौको 24, यानी 24 ऐसे क्यूब्स होंगे जिसका केवल एक साइड पेंटेड होगा। अगर आप लोग इसको फिल नहीं कर पाए हैं तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, सारे क्यूब वाले क्वेश्चन को इकट्ठा करके एक ही दिन डिस्कस कर देंगे, उस दिन मैं क्यूब लेकर के आऊंगा, ठीक, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 डेज। राम और श्याम एंड कंप्लीट 60% ऑफ इट। राम और श्याम किसी कार्य को करने के लिए 4 दिन एक साथ काम करते हैं और 60% कार्य पूरा करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि राम प्लस श्याम ये दोनों मिल करके किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, पूरा नहीं 60% करते हैं, 60%, यानी 60% वर्क करते हैं 4 दिन में। 4 दिन में अगर 60% करते हैं तो अगर हम लोग एफिशिएंसी निकालना चाहें तो एक दिन में कितना परसेंट कर लेगा। 4 दिन में अगर 60% करता होगा तो एक दिन में 6 चौको 15 60 है ना, 60 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 15 चौको 60, यानी आर और एस एक दिन में केवल 15% काम करते होंगे, 15% एक दिन में। राम और श्याम दोनों मिल करके एक दिन में केवल 15% काम करते होंगे, है ना। चलिए यहां से ये पता चल गया। अब अगला है, राम टेक्स लीव देन श्याम वर्क्स फॉर 8 मोर डेज टू कंप्लीट द जॉब। कह रहा है कि कार्य पूरा करते हैं, तब राम छुट्टी पर चला गया। राम जो है ना उसके बाद छुट्टी पर चला जाता है, यानी 4 दिन दोनों साथ में मिलकर के काम करते हैं, तो काम जो है ना हमारा 60% हो गया है। अब काम बचा है केवल 40%, और बोला है कि अब जो है ना राम छुट्टी पर चला जाता है। अब राम जब छुट्टी पर चला गया 60% कंप्लीट करने के बाद, तो श्याम उस काम को अकेले पूरा करता है 8 दिन में, यानी अकेले श्याम को करने में 8 दिन लगता है, ठीक है, 8 दिन लगता है। अब 40% काम बचा हुआ था, काम जो है ना 40% बचा हुआ था, और 40% काम को 40% काम को करने में अगर श्याम को अकेले 8 दिन लगता है, 40% काम को करने में अगर श्याम को केवल 8 दिन लगता है, तो एक दिन में इसका मतलब वो कितना करता होगा, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 5%, यानी श्याम जो है ना एक दिन में केवल 5% काम करता है ना। तो श्याम और राम और श्याम दोनों मिल करके अगर 15% काम करता था एक दिन में, और श्याम अकेले केवल 5% करता है, तो इसका मतलब राम जो है ना वो 10% करता होगा, यही तो मतलब हुआ। अरे राम और श्याम मिलकर के 15% करता है एक दिन में, ठीक है, और श्याम जो है ना वो अकेला केवल 5% कर पाता है एक दिन में, ठीक। तो राम और श्याम दोनों मिलकर 15% करता था और श्याम अकेला एक दिन में 5% कर पाता है, तो इसका मतलब दोनों मिला के 15 हो रहा था, जिसमें श्याम का 5% है, तो राम का कितना होगा 10%, यानी राम जो है ना एक दिन में केवल 10% काम कर पाता है। यानी राम अगर 10% कर पाता है, तो अब आइए सवाल क्या पूछा है उस हिसाब से आंसर दे देंगे। तो बोल रहा है कि राम को अकेले कार्य पूरा करने में कितने परसेंट लगेंगे या कितने दिन लगेंगे। तो भाई राम अगर एक दिन में 10% काम करता है तो पूरा 100% काम करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन है। राम अगर 10% काम एक दिन में करता है तो 100% काम करने में कितना दिन लगेगा उससे, 10 दिन। यही तो क्वेश्चन पूछा था, 10 डेज आंसर है भाई, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मिलिट्री कोड राइट्स सिस्टम एज सिस्मेट। सिस्टम को सिस्मेट बना दिया, नियरर को AENRER बना दिया, ठीक। यानी ये जो RER है देखिए यहाँ पे चूंकि सेम लेटर है तो यहाँ सेम आ रहा है, उसी तरह से यहाँ पर S/S जो है ना ये सेम है, यहाँ सेम आ रहा है, ठीक। तो कुल मिलाकर के यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 3-3 लेटर का पेयर बनाया और पलट दिया है। देखिए आप देखिए ये लिखा है SYSTEM, सिस्टम को ये क्या लिख दिया, सिस्मेट।
तो हम कह सकते हैं कि इस तीनों में क्या करा, इसने उल्टा पुल्टा कर दिया है। इस एस को यहाँ लाया, इस एस को यहाँ लाया, और ये वाई बीच में था वो बीच में ही रह गया। उसी तरह से इस टी को यहाँ लाया, इस एम को यहाँ लाया, और ई जो है ना सेम प्लेस पे। ठीक, तो अब बोला है इसी तरह से नियरर को हम क्या लिख सकते हैं, नियरर। तो नियरर में चूंकि NEA नियरर का भी दिया हुआ है ना, यानी वेरीफाई कर सकते हैं आप यहाँ से नियरर को भी क्या लिख सकते हैं। देखिए एक में ऐसा ये फॉलो हुआ है तो अगला में भी ये फॉलो होगा, तभी हम लोग उस रूल को मानेंगे कि हाँ ये लॉजिक लग रहा है। तो नियरर को भी करके देख लेते हैं, वैसे दिख रहा है कि वो सेम है, NEARER। अब नियरर में भी क्या किया है, ये इस ए को इधर ला के रख दिया, इस एन को यहाँ ला के रख दिया, और ये ई जो कि बीच में है ये यहीं रहेगा। उसी तरह से RER को पलटेंगे तो वो तो वही रह जाएगा, और यही लिखा है क्या, AENRER, बिल्कुल यही लिखा है। यानी ये लॉजिक हमारा सही बैठता है। अगर ये लॉजिक सही बैठता है तो अब हमको लिखना है किसको, फ्रैक्शन को। तो फ्रैक्शन में चूंकि 8 लेटर है तो इसको हम लोग 4-4 में डिवाइड करके बांट देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो आइए फ्रैक्शन लिखते हैं सबसे पहले, FRACTION। तो अगर हम इस 4-4 में करें, क्योंकि यहाँ 6 थे तो 3-3 में किया था, तो यहाँ 4-4 है तो यहाँ से हम लोग 4-4 बांट लेंगे, 8 है तो अब इसको अगर 4-4 में बांटते हैं तो सी को सबसे पहला प्लेस दे दीजिए, सी, एफ को सबसे लास्ट वाला दे दीजिए, ए को यहाँ कर दीजिए, आर को यहाँ कर दीजिए। तो CARF, तो CARF से एलिमिनेट हो रहा है क्या, CARF यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, CARF यहाँ भी है, यानी 2 ऑप्शन हो सकता है। तो कुल मिला के हमें इसको भी करना पड़ेगा। तो आइए टी इसको इधर कर देते हैं, टी, एन को इधर कर देते हैं, एन को इधर कर देते हैं। अब मिल रहा है क्या, अब मिल रहा है एन और टी, टी और एन, है ना। तो पहले हमारा एन आ रहा है, उसके बाद टी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। बाकी देख लीजिए, ये ओ आई इधर चला जाएगा और ये ओ इधर आ जाएगा, NOIT, NOIT, डी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर है। रीजनिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ R and S are different integers both divisible by 5 then which of the following is not necessarily true। अगर R और S ये दो अलग अलग इंटीजर्स हैं या अलग अलग पूर्ण संख्याएं हैं और दोनों 5 से विभाज्य है, तो इसमें से कौन सा अनिवार्यता सही है। अब लिखा है कि R माइनस एस 5 से विभाज्य है, R प्लस एस 10 से विभाज्य है, R इंटू एस 25 से विभाज्य है, R स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 5 से विभाज्य है ना। तो आइए देख लेते हैं। तो R और S दो पूर्ण संख्याएं हैं और दोनों 5 से विभाज्य है। मान लेते हैं R अगर मान लेते हैं 10 है और जो S है वो 15 है, ये दोनों ही 5 से विभाजित है ना, और दोनों ही पूर्ण संख्या है। कुछ भी ले सकते हैं आप, क्योंकि हमें इसमें से किसी एक को जो है ना सही नहीं है, गलत काटना है, किसी एक को गलत काटना है। तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान चलिए 5 या 10 ले सकते हैं, 15 और 20 ले सकते हैं। बोला है 5 से विभाज्य है R S, तो R को हमने 5 ले लिया या R को हमने 10 ले लिया और S को हमने 15 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको करके देखते हैं। पहला ऑप्शन, किसी एक को गलत काटना है, कौन सा सही नहीं है। बोला R माइनस एस 5 से विभाज्य है क्या, तो R में से S घटाएंगे, ठीक, इसको S कर लीजिए, इसको R कह लीजिए। तो R माइनस एस करेंगे तो 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 5, और 5 जो है 5 से विभाजित है कि नहीं, बिल्कुल है। अरे इसको भी R रखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, -5 होता तो वो भी 5 से डिविजिबल है ना, वो भी 5 से डिविजिबल है, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। यानी पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है भाई इस एग्जाम्पल से। ठीक, अगला देखते हैं, R प्लस एस 10 से विभाज्य है क्या। अगर 15 और 10 को जोड़ते हैं तो 25 हो जाता है, 25 जो कि विभाज्य नहीं होता 10 से, 10 से विभाज्य नहीं होता, 5 से तो होता है, 10 से नहीं होता, यानी यही गलत है ना, यही गलत है। बोला था ना अनिवार्यता सही नहीं है, यानी नेसेसरीली ट्रू नहीं है, नेसेसरीली, है ना। तो जरूरी नहीं है कि ये 10 से भी विभाजित होगा। अगर कोई ऐसा दो नंबर जो 5 से विभाजित है तो जरूरी नहीं है कि उसका जो सम है वो 10 से विभाजित होगा, यानी यही गलत हो गया। तो यही हमारा उत्तर है, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। R इंटू एस करेंगे 25 से विभाज्य है कि नहीं है, ये अभी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही हमारे पास गलत प्रूफ करने के लिए आ गया तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। वही तो बोला था अनिवार्यता सही नहीं है वो। ठीक है, तो यही उत्तर हो गया, बी ऑप्शन। चलिए बाकी आप लोग करते रहेंगे, इसको सी और डी को भी चेक करके रख लेंगे, नंबर को रखते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 300 व्हिच आइदर बिगिन विथ और एंड विथ 2।
100 से 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं? तो 100 से 300 के बीच आपको वो सारी संख्याएं खोजना है जो या तो 2 से शुरू हो रहा है या 2 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो 100 से 300 के बीच आइए देखते हैं। 100 से 300 के बीच अगर हम 100 लिखें, ठीक, सीधा सीधा वही नंबर लिखते हैं ना, है ना, या तो 2 से शुरू हो रहा है या 2 से खत्म हो रहा है। तो 100 से लेकर के 199 तक, 199 तक 2 से शुरू होने वाला तो कोई नहीं आएगा, लेकिन हाँ 2 से एंड होने वाले तो आएंगे। वो कौन कौन से आएंगे? 102, 112, 122, 132 लिख ही देता हूं मैं, 142, 152, 162, 172, 182, 192। इतने ही आएंगे क्या? इतने ऐसे नंबर आएंगे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने नंबर ऐसे आएंगे जो ना है 2 से एंड हो रहा है ना। यहाँ बोला 100 से 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली, तो इतनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 पे समाप्त होंगी। तो कितने हो गए ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10 संख्याएं हो गई। 10 संख्याएं ऐसी हुई 1 से लेकर 200 के बीच में जो 2 पे खत्म हो रही है। ठीक, अब हम लोग 2 से शुरू होने वाले, जैसे ही हम लोग 199 के बाद 200 पे बढ़ेंगे तो देखिए सारी संख्याएं 200 से लेकर के 299 तक, 200 से लेके 299 तक सारी संख्याएं 2 से स्टार्ट हो रही है ना। इसकी संख्याएं कितनी हो जाएंगी? इसकी हो जाएंगी 200 से लेके 299 तक पूरा 100 संख्या हो जाएगा, यानी 100 ऐसे नंबर हैं जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और 100 और 10 ऐसे नंबर हैं जो 2 से खत्म हो रहे हैं। ठीक, 2 से खत्म होने वाली और भी हैं। ठीक, लेकिन हमें किसी एक ही को, यहाँ या लगा हुआ है ना, या लगा हुआ है, तो किसी एक ही को काउंट करना है ना। तो अगर एक ही को काउंट करना है तो यानी हम लोग वो वाला सीरीज नहीं लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे कि 202 भी ले लेंगे, या तो हमें 2 से शुरू होने वाला या तो 2 से खत्म होने वाला लेना है। मतलब ऐसा नहीं लेना है जो 2 से शुरू भी हो रहा हो और 2 से खत्म भी हो रहा हो, ऐसा नहीं बोला है। सवाल में बोला है या तो 2 से शुरू होने वाला लेना है या 2 से खत्म होने वाला लेना है। तो ये इसमें क्या है कि ये 2 से शुरू भी हो रहा है, 2 से खत्म भी हो रहा है, इसलिए इस वाले सीरीज को हम लोगों ने नहीं लिया। यानी 200 से लेके 300 के बीच जो 2 से खत्म हो रहा था उसको हम लोगों ने काउंट नहीं करा, नहीं तो हमारे पास 100 ये हो जाता, 10 ये और 10 इस सीरीज में भी आ जाते, तो टोटल आंसर हो जाता 120। 100 प्लस 10 प्लस 10 120, जो कि आपके ऑप्शन में भी नहीं है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 100 इधर वाला और 10 इधर वाला, 110। ठीक, समझ में आया? 200 वाला सीरीज क्यों नहीं लिया? 200 वाला सीरीज इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ बोला है कि या तो वो संख्या बताओ जो 2 से खत्म हो रहा है या फिर वो बताओ जो 2 से शुरू हो रहा है। ठीक, यानी ऐसा नंबर मत बताओ जो 2 से शुरू भी हो रहा है और 2 पे खत्म भी हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने केवल ये वाला सीरीज लिया और इधर से 2 से स्टार्ट होने वाला, तो 110 उत्तर आ गया। ठीक, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में बाकी बचा हुआ क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।